सुनीता कुछ सामान पहुंचाने अपने काका की छोटी बेटी के ससुराल आई थी। अरे विमला, ये गोभी मटर की सब्जी में इतने सारे टमाटर मिलाएगी तू? हाँ, दिमाग तो ठीक है ना तेरा? इतना सारा टमाटर, पागल हो गई है क्या? अरे तू नहीं जानती, ये टमाटर जब इस गोभी मटर में पड़ेंगे ना तो इसके स्वाद को 10 गुना बढ़ा देंगे। और ये वाला तरीका मैंने अभी नया नया ही सीखा है। हाँ। लेकिन इतना सारा टमाटर? अरे हाँ पापा, एक बार मेरी ये सब्जी बन जाने दे, तब तू भी देखना मेरी तारीफ करते थकेगी नहीं तू। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है भाई, फिर हम भी ट्राई कर लेते हैं तुम्हारी ये टमाटर वाली सब्जी। हाँ हाँ। विमला अपनी थोड़ी सी सब्जी में ढेर सारे टमाटर का इस्तेमाल करती है और सब्जी बनाकर तैयार कर लेती है। ले सुनीता, चक, बन गई मेरी टमाटर वाली सब्जी। खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है विमला। चिंता मत कर, स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। सुनीता सब्जी चखती है। अरे विमला, वाकई में सब्जी तो बहुत टेस्टी बनी है यार। देखा, मैं तुझसे बोल रही थी ना, टमाटर की ये वाली सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन तू है कि मेरी बात ही नहीं मान रही थी और बस सवाल पर सवाल करे जा रही थी। तेरे सवालों से ना मेरा सर दुख गया था। अरे सॉरी पापा। सॉरी क्यों? तुझे पता है ना मेरी मजाक करने की आदत है। दोनों बहनें बातचीत करती रहती है। वहीं करीब 3 घंटे बाद सुनीता विमला के घर से चली जाती है। तभी रास्ते में, जब विमला टमाटर से इतनी अच्छी सब्जी बना सकती है तो मैं क्यों नहीं बना सकती? मैं भी ट्राई करती हूँ। अरे भैया, 5 किलो टमाटर देना तो। बहन जी, अभी दे दो। सब्जी वाले भैया सुनीता को 5 किलो टमाटर दे देते हैं। टमाटर लेकर सुनीता घर पहुंचती है। इतना सारा टमाटर लेकर क्यों आ गई? मोहल्ले वालों को इससे मारने के लिए क्या? अरे मम्मी जी, टमाटर लेकर आई हूं तो जाहिर सी बात है कि सब्जी बनाने के लिए लेकर आई होंगी। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अरे अगर पूछ लिया तो क्या हुआ? पहाड़ गिर गया क्या तेरे ऊपर? हाँ, और नहीं तो क्या। जब देखो उल्टा जवाब देती रहती है। तमीज नाम की एक चीज नहीं है। अरे तो आप कौन सा सीधा जवाब देती हैं मुझे कभी? जितना दिमाग तुम हमें जवाब देने में लगाती हो ना बहू, उतना दिमाग जरा अपने काम में लगा लिया करो तो बेहतर होगा। दिन भर बस काम 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 करती रहती हैं आप। अरे मैं इस घर की बहू हूँ या फिर किसी ऑफिस में काम करने वाली कोई कर्मचारी जो बस अपने काम को बेहतर करती रहूंगी? तुम आजकल की बहुओं को ना बोलने की तमीज ही नहीं होती, ना ही कोई काम सही से आता है। एक हमारे जमाने की औरतें होती थी जो घर का सारा काम संभालती थी और किसी को भी पलट कर जवाब नहीं देती थी कभी। मम्मी जी, आपको देखकर लगता नहीं कि आप अपने समय में सारा घर संभालती थी। मुझे तो लगता है उल्टा आपकी सासू माँ को ये सब संभालना पड़ता होगा। बकवास बंद कर। तू शुरू किससे किया था? मैं तो चुपचाप टमाटर लेकर किचन में जा रही थी, आप ही ने मुझे टोका। आप हमेशा ऐसा करती है क्योंकि आपको देखना होता है ना मैं क्या लेकर आई हूँ। हाँ तो देखूंगी ना। देखिए देखिए, लीजिए लीजिए, आप ही रख लीजिए ये सारे टमाटर। अरे हट जाए यहाँ से। तुम दोनों सास बहू कितना लड़ती हो, तब से सुन रहा हूँ। एक दूसरे को अनाप शनाप बके जा रही हो तुम दोनों। मैं सोच रहा हूँ दोनों में से कोई तो चुप हो जाएगा, लेकिन नहीं, तुम दोनों में से कोई भी चुप होने का नाम नहीं ले रहा। मैं इसके सास होकर ये मेरी सास है, चुप ऐसे रहना चाहिए ना। बहू, तुम्हें अपनी सासू माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। पापा जी, जब मम्मी जी उल्टा बोले तो बहू को भी जवाब उल्टा ही देना पड़ेगा ना। और मैं तो कोई सीधी सादी भारतीय नारी हूं नहीं जो अपने साथ गलत होने पर भी चुपचाप बैठ जाऊंगी। मैं आज के जमाने की भारतीय नारी हूं जो अपने लिए डट कर बोलना जानती है। बड़ी आई भारतीय नारी। देखो बहू, मैं ये मानता हूँ कि अपने लिए हर किसी को बोलना चाहिए, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि ये तुम्हारा ससुराल है। ससुराल में खट्टा मीठा तो चलता रहता है। पापा जी, लेकिन यहाँ मीठा तो कुछ है ही नहीं, सब खट्टा ही खट्टा है। तमीज से बात कर, वरना अभी के अभी तेरे मायके भेज दूंगी। अरे हाँ हाँ, भेज कर दिखाइए मुझे। प्रतिमा, तुम भी चुप हो जाओ। अब वो छोटी है लेकिन तुम तो बड़ी हो। हाँ हाँ, आप ना बस मुझे ही चुप कराने में लग गए। यही दिन देखना रह गया था। ज्यादा बोलेंगी तो यही होगा ना। अगले दिन, चलो आज संडे है, सभी लोगों को टमाटर वाली गोभी मटर की सब्जी बनाकर खिलाती हूँ। आज सुनीता सभी के लिए चावल और गोभी मटर की सब्जी बना देती है जिसमें ढेर सारे टमाटर पड़े हुए थे। चलो सब्जी तो रेडी होगी, अब सभी को दे देती हूँ। हे भगवान, बस सबको पसंद आ जाए। सुनीता सभी के लिए खाना परोस देती है। वहीं सुनीता की सासू माँ जैसे ही उस टमाटर वाली सब्जी को देखती है,
अरे ये गोभी मटर की सब्जी है या टमाटर की? गोभी मटर तो दिख नहीं रहे, बस टमाटर ही टमाटर दिख रहा है। हाँ वो लगता है तुमने सब्जी में टमाटर कुछ ज्यादा ही डाल दिया है। अब समझ में आया कल ये इतने सारे टमाटर क्यों लेकर आई थी? ये बनाने के लिए लेकर आई थी टमाटर। वाह जी वाह, सारा टमाटर सत्यानाश कर दिया इसने। मम्मी जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपके पैसे लगे हैं इस टमाटर में। अरे मेरे पति के पैसे, आपको क्यों चिंता हो रही है? सुनीता, माँ से सही से बात करो। और माँ, आप भी सुनीता को क्यों टोकती रहती हैं? खाना शुरू तो करिए पहले, फिर बताइएगा। अरे कितनी बार कहा है कि मैं इसकी सास हूं, ना कि ये मेरी सास है। मेरा हक बनता है कि मैं इसकी गलती पर इसे समझाऊं। तो दुनिया की सारी सास अपनी बहू को ऐसी बेवजह डांटती रहती है क्या मम्मी जी? भाभी, आपको पता नहीं है कि दुनिया की दूसरी सास कैसी कैसी होती हैं। अगर पता होता तो आप इतना ना बोलती। अरे मेरी माँ तो फिर भी उनसे लाख गुना अच्छी है, लेकिन फिर भी आप मेरी माँ को कोई रिस्पेक्ट नहीं देती। आपको तो बात करने की भी बिल्कुल तमीज नहीं है। नाना जी माफ करना, लेकिन बात करने की तमीज तो आप में भी ना है। मैंने ऐसा क्या किया बताइए? अच्छा दीदी, 11 दिन पहले जब आपको एक महंगी वाली जैकेट चाहिए थी, तब आप विनीत जी से पैसे मांग रही थी। तब विनीत जी ने आपको ये बोला था कि अभी वो आपको ये जैकेट नहीं दिलवा सकते, हाँ उससे थोड़ी कम प्राइस वाली जैकेट दिलवा सकते हैं। और आप मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। आपकी जिद थी, आपको वही जैकेट चाहिए। और इस चक्कर में आपने अपने भैया को क्या क्या बोल दिया था, याद है आपको? या फिर से आपको याद दिलाऊं? सुनीता चुप हो जाओ। मुझे भूख नहीं लग रही, मैं जा रही हूँ। अरे रुक तो बेटा। बेटा ऐसा मत करो, बैठो। सभी के समझाने पर राधा बैठ जाती है। इसके बाद सभी लोग सब्जी चखते हैं। गोभी मटर की टमाटर वाली ये सब्जी कुछ खास नहीं बनी, बस खट्टा खट्टा स्वाद आ रहा है। बहुत भूख लग रही है इसलिए खा रही हूँ। राधा तू भी ना कितना बोल रही है अब। अरे सही तो कह रही है वो। अरे प्रतिमा, अब जो भी है खा लो, वैसे भी दिन के 2 बज गए। हाँ पापा, मजबूरी में खा रहे हैं हम लोग, और क्या। तो आज गोभी मटर की टमाटर वाली ये सब्जी ठीक ठाक ही बनी थी, इसलिए सब लोग खा भी लेते हैं। वहीं इस बात से सुनीता को ऐसा लगता है कि सभी को उसकी टमाटर की ये सब्जी बहुत पसंद आई है। अब वो हर सब्जी में टमाटर का पेस्ट मिलाने लगी थी। कभी कभी वो सब्जी में टमाटर की प्योरी बनाकर डाल देती, कभी टमाटर लहसुन प्याज को एक साथ मिक्स करके उसका पेस्ट बनाकर डालती। ये लीजिए विनीत जी आपका टिफिन, देवर जी ये लीजिए आपका टिफिन। आज मैंने बनाई है मटर पनीर और पूरी। अच्छा अच्छा। दोनों भाई अपना टिफिन लेकर ऑफिस निकल जाते हैं। अरे देखो तो सही, पनीर की सब्जी में कितना टमाटर मिला हुआ है और सब्जी कितनी लाल लाल दिख रही है। वही तो माँ, हम तो भाभी से परेशान हो गए। इतनी तेज भाभी मिली है कि पूछो मत। तभी सुनीता आती है। आप दोनों माँ बेटी घुसुर पुसुर बंद करिए और जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। और ननद जी, आधे घंटे में आपका कॉलेज का टाइम हो जाएगा ना, चलिए जल्दी नाश्ता कर लीजिए। भाभी, आपको मेरे कॉलेज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और प्लीज ये हर सब्जी में इतना सारा टमाटर मिलाना बंद करिए ना। देखो दीदी, आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, आपको पता होना चाहिए कि टमाटर से हमें कितने फायदे होते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा मिश्रण जो होता है। मुझे सब पता है, आप मेरी टीचर बनने की कोशिश मत करिए। थोड़ी देर बाद राधा अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। क्या हुआ प्रतिमा? अरे वही सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए आज तुम चुप चुप हो? क्या मतलब है आपका? अब कुछ नहीं। तभी किचन से मिक्सर चलने की आवाज आती है। लो, महारानी ने अभी अभी हमें टमाटर वाली मटर पनीर खिलाई है, अब फिर से और टमाटर पीसने में लग गई। कहीं ये हम सबको टमाटर खिला खिला कर मार न डाले। वहीं दूसरी ओर किचन में सुनीता ढेर सारे टमाटर का पेस्ट बना रही थी। चलो 3 दिन के लिए छुट्टी, अब ये मेरा टमाटर पेस्ट 3 दिन तक तो चल ही जाएगा। ये काम तो हो गया। हाँ, अब खाना बनाने की तैयारी कर लो। सुनीता ने डिसाइड किया था कि वो आज टमाटर और शिमला मिर्ची की चटपटी सब्जी बनाएगी, इसलिए वो टमाटर और शिमला मिर्ची की सब्जी बनाने की तैयारियां करने लगती है। अरे विनीत के पापा, मैं तो इस टमाटर की खुशबू से परेशान हो गई हूँ। कोई बात नहीं प्रतिमा, थोड़ा बहू की नई डिश भी खा लेते हैं, उसका मन भी बहल जाएगा। अभी बहू को हर सब्जी में टमाटर डालकर खाने का शौक चढ़ा है। तुम चिंता मत करो, उसका ये शौक जल्दी ही उतर जाएगा। आप ना हमेशा उसका पक्ष मत लिया करिए। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, कितनी तेज औरत है वो, पूछो मत। देखो प्रतिमा, वो तेज है ये तो मैं भी मानता हूँ, इसीलिए मैं उसे बीच बीच में समझाता रहता हूँ।
अभी उसकी उम्र कम है, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। इसे यहाँ कुछ और साल बिताने दो। मैंने सुना है कि सुनीता घर की लाडली बेटी है, इसलिए उसका स्वभाव थोड़ा ऐसा है। हाँ हाँ, महारानी है क्या कहीं की? देखो प्रतिमा, 5 महीने पहले तुम्हारी बगल वाली शांति देवी से लड़ाई हुई थी, याद है कि नहीं? तब तुम्हारी बहू ने ही तुम्हारा साथ दिया था। शांति देवी को कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया था बहू ने कि उसका मुंह बंद हो गया था। हाँ, पर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हे भगवान। अगले दिन, सुनीता आज तुमने मेरे टिफिन में क्या पैक किया है? आज मैंने आपके लिए सिंपल सी तुरई की सब्जी और रोटी रखी है और साथ में सलाद वगैरह भी रख दिया है। और तुमने उसमें ढेर सारे टमाटर भी मिलाए होंगे। अरे नहीं नहीं। अच्छा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? अरे बस ऐसे ही। अच्छा हुआ तुमने आज इसमें टमाटर नहीं मिलाया, क्योंकि आज मैं तुमसे यही बोलने वाला था कि मुझे मेरी सब्जी में बिल्कुल भी टमाटर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे टमाटर की सब्जियां खा खा कर परेशान हो चुका हूँ। इतना परेशान हो चुका हूँ कि अब मुझे टमाटर को देखने का भी मन नहीं होता। अरे लेकिन ये तो गलत बात है ना, आपको तो पता है टमाटर खाने से कितने सारे फायदे होते हैं। अरे सुनीता, कोई भी चीज अगर ज्यादा खा ली जाए ना तो इंसान परेशान हो जाता है। हाँ भाई हाँ, ठीक है, अब आप जाइए, लेट हो रहा है ना आपको। ठीक है, चलता हूँ, बाय। विनीत अपना लंच बॉक्स लेकर ऑफिस पहुंचता है। कुछ घंटों बाद उसका लंच ब्रेक होता है, तब वो अपना टिफिन बॉक्स खोलता है। ये क्या, सुनीता ने मुझसे झूठ बोला? इसमें से तो टमाटर की खुशबू बहुत ज्यादा आ रही है। विनीत बहुत गुस्सा होता है। वहीं जब शाम होती है और विनीत घर पहुंचता है तब, सुनीता, तुमने मुझसे सुबह झूठ क्यों बोला कि तुमने सब्जी में टमाटर नहीं डाला? और अगर सच बोल देती तो आप सब्जी लेकर जाते क्या? अरे लेकिन सुनीता, ये कौन सी बात हुई कि तुम मुझे अपने टमाटर की सब्जियां खिलाने के लिए झूठ बोल रही हो? अरे तो मैंने कौन सा कोई अपराध कर दिया जो आप मुझ पर इतना गुस्सा हो रहा है? बस आपको टमाटर वाली सब्जी ही तो खिलाई है। हाँ, वो भी झूठ बोलकर। अब तुम अपने टमाटर की सब्जियों के लिए हमसे झूठ बोलने लग गई हो। अरे तो आपको टमाटर की सब्जियां खिलाकर मैं अच्छा ही तो काम कर रही हूँ, इससे आपकी सेहत बनेगी। आप ना बेवजह मुझ पर गुस्सा मत करिए। वैसे ही सुबह से मेरा मूड खराब है, एक तो दिन भर आपकी माँ बक बक करती रहती है और शाम को आप शुरू हो गए। सुनीता, खामोश हो जाओ, बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। सब मुझ पर ही चिल्लाओ, बस पराये घर से आई हूं ना, इसलिए सब मुझे परायापन दिखाते हैं। इस घर में कोई ऐसा नहीं है जो मेरा पक्ष ले, सब मुझे ही सुनाते रहते हैं। ये कहकर सुनीता रोने लगती है। विनीत उस समय तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसको अपनी पत्नी के लिए बुरा लगता है। अगले दिन जब संडे था, ये टमाटर वाला भरता अच्छा बना है। अपने पति के मुंह से तारीफ सुनकर सुनीता खुश हो गई। एक पैसे का नहीं बना ये टमाटर का भरता। शाम के समय सुनीता अपनी बनाई हुई टमाटर वाली मिक्स सब्जी खाती है। क्या स्वाद आ रहा है, वाह वाह सुनीता, तू तो मास्टर शेफ है यार। इसे ही कहते हैं मियाँ मिट्ठू बनना। इतना ज्यादा टमाटर डाला है कि गंध यहाँ तक आ रही है। वही तो, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वहीं पहले तो सुनीता टमाटर का घोल करीब 3-4 दिन के लिए बनाकर रखती थी, लेकिन अब सुनीता टमाटर का घोल करीब 7-8 दिन के लिए बनाकर रखने लगी थी, ताकि उसे बार बार टमाटर का पेस्ट ना बनाना पड़े। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। तभी एक दिन जब सुनीता की सासू माँ किचन में अचानक से आती है। अरे बहू, रुक जरा, ये क्या कर रही है तू? इस टमाटर के घोल की सब्जी बनाने जा रही है? अरे इसमें से तो कितनी दुर्गंध आ रही है। अरे माँ जी, कहाँ स्मेल आ रही है? पागल हो गई है क्या तू? अपने आलसीपन के कारण हम सबको बीमार करना चाहती है। छोड़िए, टमाटर का घोल दे मुझे। अरे माँ जी। प्रतिमा देवी अपनी बहू के हाथ से टमाटर की पेस्ट वाली कटोरी छीन लेती है। शाम के टाइम अचानक से सुनीता की ननद को उल्टी होने लगती है। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो पता चलता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। सभी इस बात से नाराज हो जाते हैं और उस दिन सुनीता को खूब सुनाते हैं। वहीं उसके कुछ दिन बाद, अरे अनुराधा, तू यहाँ? हाँ दीदी, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है मेरे लिए। आजा आजा, अंदर आ। हाँ दीदी। अंदर आकर अनुराधा अपनी दीदी के ससुराल वालों से मुलाकात करती है। इसके करीब 1.5 घंटे बाद, दीदी मैं आपको अपने घर ले जाने आई हूँ, आप कुछ दिन के लिए चलो ना मेरे घर। अच्छा ठीक है, मैं शाम को घर वालों से पूछ लेती हूँ। अनुराधा अपनी बहन के घर करीब 10-11 दिन रहती है और उसके बाद अपनी बहन को लेकर अपने घर वापस लौट आती है। अरे बहू, आज गाजर का सूप थोड़ा बना देना। जी सासू माँ। इसके बाद अनुराधा अपनी सासू माँ के लिए गाजर का सूप और गाजर का हलवा बनाती है।
शाम को खाने में मटर, गोभी और गाजर की मिक्स सब्जी बनती है। अनुराधा, लगता है तेरे ससुराल वालों को गाजर कुछ ज्यादा ही पसंद है। हाँ दीदी। लेकिन सुनीता को अभी ये कहाँ पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। बात ये थी कि अनुराधा के ससुराल में लगभग सभी की आंखें कमजोर थी और सभी को चश्मा चढ़ा हुआ था, इसीलिए सभी लोग गाजर खाना बेहद पसंद करते थे। वहीं रोज रोज गाजर खाते खाते अनुराधा को भी गाजर खाने की आदत पड़ गई थी, तो अब इसलिए सुनीता को भी हर रोज बस गाजर की ही बनी हुई सब्जियां मिलती थी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। अब मैं यहाँ कुछ बोलूँ तो भी कैसे बोलूँ, अपनी बहन के ससुराल में जो हूँ। और सुनीता चुपचाप ऐसे ही गाजर की सब्जी, गाजर का हलवा, गाजर का जूस, पराठा और तो और लगभग हर सब्जियों में गाजर को ही खाती है, वो भी बड़े बेमन से। अरे अनुराधा, मेरी फ्लाइट की टिकट बुक हुई कि नहीं? तू कह रही थी ना कैंसिल हो रही है बार बार। हाँ दीदी, मैं बताना भूल गई थी, आज सुबह ही ना आपकी फ़्लाइट बुक हो गई है। टाइमिंग कल सुबह की है। अच्छा अच्छा। अगली सुबह सुनीता अपने ससुराल पहुंचती है, तब जाकर उसे सुकून मिलता है। वहीं थोड़ी देर बाद सुनीता किचन में जाती है और साधारण आलू गोभी की सब्जी बनाकर सबको खिलाती है। अरे ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? अब चुप रहो ना। अरे माँ, जैसे भी हुआ हो हमारे लिए तो अच्छा हुआ है ना। तो वाकई में सुनीता को समझ में आ गया था कि हर रोज एक ही चीज वाकई में नहीं खाई जा सकती, खास करके तब जब वो चीज आपकी इतने पसंद की ना हो। सीतापुर में अजय और उसका परिवार साथ रहते थे। अजय का बड़ा लड़का शांत स्वभाव का था, वहीं उसका छोटा लड़का थोड़ा गुस्से वाला था। माँ, मेरा टिफिन दे दो और नाश्ते में क्या बनाया है वो भी बता दो। बेटा, भाभी ने खाने में घिया की सब्जी बनाई है और आज नाश्ते में भी घिया की भुजिया है। माँ, क्या है ये रोज रोज का ड्रामा? थक गया हूँ मैं घिया खाते खाते। तुम लोग अगर अच्छी सब्जी नहीं बना सकते तो मुझे बता दो, मैं खुद बना लूंगा। अब आज खा ले बेटा, कल से ना हम ध्यान रखेंगे, कुछ और बना देंगे तेरे लिए। आज से 2 दिन पहले भी तुमने यही वादा किया था और उस दिन भी टींडा बना के खिला दिया था। अरे इतना गुस्सा क्यों करता है? हम दोनों भूल गए थे कि तुझे घिया पसंद नहीं है। भूल गए थे तो आगे से याद रखना। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, लेट हो रहा है मुझे। यश गुस्से में बिना कुछ खाए ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में लंच के वक्त यश को भूख लगती है, तो वो ऑफिस के बाहर कुछ खाने के लिए निकलता है। सर, आपका टिफिन आया है, आप बाहर क्यों खाने जा रहे हैं? मैंने तो कोई टिफिन ऑर्डर नहीं किया, कहाँ से आया ये? सर, मुझे नहीं पता, पर इस टिफिन पर आपका नाम लिखा है। हो सकता है आज मैं घर से गुस्सा होकर आया था तो मम्मी या भाभी ने मेरे लिए टिफिन भेजा होगा। यश टिफिन अपने साथ ले जाता है। वो देखता है कि टिफिन में पालक पनीर है और पालक पनीर देखकर यश खिल जाता है। माँ, आई लव यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज आपने बहुत अच्छा पालक पनीर बनाया था। अरे तो पागल हो गया है क्या? घर से खाना खा के तो गया नहीं और अब कह रहा है पालक पनीर बहुत अच्छा बना था। तो ऑफिस में टिफिन तुमने नहीं भेजा था? उस टिफिन में पालक पनीर था जो बहुत स्वादिष्ट था। अरे घर में पालक पनीर बना ही नहीं तो तुझे टिफिन में कैसे भेजूंगी? मैं समझ गया, मेरी प्यारी भाभी ने मेरे लिए पालक पनीर भेजा था। देवर जी, घर में आज घिया के अलावा कुछ बना ही नहीं था, मैं आपको पालक पनीर कैसे भेजूंगी? देखिए भाभी, आप ना झूठ मत बोलिए, मैं जानता हूँ आप अपने देवर का बहुत ख्याल रखती हैं। देवर जी, मुझे किसी ने आज पनीर ला कर ही नहीं दिया, तो मैं आपको टिफिन में वो कैसे भिजवा सकती हूँ? यश अगले दिन उठकर ऑफिस के लिए तैयार होता है। भाभी, नाश्ता लगा दीजिए और मेरा टिफिन भी दे दीजिए। वैसे क्या है आज टिफिन में? देवर जी, आज तो करेले की भुजिया और लंच में तोरी की सब्जी बनी है। फिर तो रहने ही दीजिए भाभी, आप मुझे जो रोज़ लंच में भेजती है ना पालक पनीर, आज भी वही भेज दीजिएगा। देवर जी, मैं आपको लंच नहीं भेजती। मैं मानता हूँ आप सबके सामने कहने से डर रही हैं पर मुझे पता है आज भी आप टिफिन भेजेंगे ज़रूर। यश ऑफिस चला जाता है। ऑफिस का गार्ड संतोष लंच के वक्त यश की टेबल पर टिफिन रख देता है। आज भी खाने में पालक पनीर था। भाभी इतना स्वादिष्ट खाना बनाने लगी है, पता नहीं घर पर वो ऐसा खाना क्यों नहीं बनाती। यश यही सोचकर घर जाता है कि आज तो वो पता करके ही रहेगा कि पालक पनीर बनाया था किसने। माँ देखो, मुझसे ना मजाक मत करो, सच सच बताओ, पालक पनीर तुमने ही भेजा था ना? मुझे तो एक बात बता, पालक और पनीर ये दोनों ही मुझे कौन ला कर देता है जो मैं पालक पनीर बनाऊंगी? देवर जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। रोज रोज कोई पालक पनीर कैसे बनाकर भेज सकता है?
यश भी सोच में पड़ जाता है कि रोज रोज उसे पालक पनीर कौन बनाकर भेज रहा है। यश उस इंसान के बारे में पता करने की कोशिश करता है। संतोष भैया, आपको पता है जो आपको टिफ़िन देकर जाता है वो कौन है? सर ये तो मुझे नहीं पता। मैं जब ऑफिस आता हूँ तो आपका टिफ़िन कलेक्शन बॉक्स में रखा होता है। जो टिफ़िन रख कर जाता है उसे देखा है क्या, या उसका नाम पता कुछ मालूम है आपको? सर मैंने किसी को नहीं देखा, उस टिफ़िन पर आपका नाम होता है और कुछ नहीं। यश को खाना इतना अच्छा लगता है कि वो इस बारे में कुछ ज़्यादा सोचता नहीं। उसे बस यही लगता है कि शायद किसी मिसकंसेप्शन की वजह से वो टिफ़िन उसके नाम पर उसको मिल रहा है। संतोष भैया, मुझे लगता है ये टिफ़िन किसी और का है और गलती से मेरे पास आ रहा है। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसका पता लगाने का जिसका ये टिफ़िन है, पर मुझे अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा। संतोष भैया, मैं ऐसे किसी का टिफ़िन नहीं खा सकता। अब आप ये टिफ़िन मुझे मत दिया कीजिए। सर आप ये टिफ़िन नहीं खाएंगे तो इसमें रखा हुआ खाना बर्बाद हो जाएगा। अरे संतोष भैया, कोई और रास्ता भी तो होगा। इस तरह मैं किसी और का टिफ़िन कैसे खा सकता हूँ? सर आप एक काम करिए, मुझे टिफ़िन के बदले पैसे दे दीजिए। जब इस टिफ़िन का मालिक आएगा तो मैं उसके टिफ़िन के पैसे दे दूँगा। यश को टिफ़िन का खाना बहुत पसंद आता था। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, पर एक दिन अचानक टिफ़िन आना बंद हो गया। संतोष भैया, आज आपने मुझे टिफ़िन नहीं दिया। टिफ़िन तो सर आना बंद हो गया। अच्छा, जो टिफ़िन लेकर आता है आपने उससे पूछा? उसने मुझे बताया कि कोई लड़की थी जो टिफ़िन बनाकर भेजती थी। अच्छा, उसका कोई एड्रेस है क्या आपके पास? उसका एड्रेस तो टिफ़िन वाले को भी नहीं पता। वो टिफ़िन पर आपका नाम लिखकर टिफ़िन दे जाया करती थी। अरे ये तो बड़ी हैरानी की बात है। आखिर कौन है वो लड़की जो जानबूझकर मुझे टिफ़िन भेज रही थी? उसे ये कैसे पता कि मुझे पालक पनीर बहुत पसंद है? यश को उस लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। यश के ऑफिस वालों को भी इस बात का पता चल जाता है कि यश के लिए कोई लड़की रोज टिफ़िन भेजती है। राकेश, तुझे नहीं लगता ये लड़की यश पे बहुत मेहरबान है? राहुल, तुझे लगता है कि सच में कोई ऐसी लड़की होगी? यार रोज रोज पनीर बनाना इतना आसान काम नहीं है कि कोई लड़का कर दे। अरे आजकल का कुछ पता नहीं, क्या पता कोई इसकी फिरकी ले रहा हो। चल तो फिर हम यश के मजे लेते हैं। भाई यश, तेरी तो चांदी चांदी हो रखी है आजकल। भाई एक बात बताओ, लड़की के नाम पर कोई लड़का तुझे बना तो नहीं रहा? मुझे तो वो गाना याद आ रहा है, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। सोच, अगर यश ने पता लगा लिया और उसके एड्रेस पर पहुंचा और किसी लड़के ने दरवाज़ा खोला तो क्या होगा? मैं तो ये सोच के डर रहा हूँ कि लड़के की जगह कहीं किसी 60 या 70 साल की बुढ़िया ने या 40-50 साल की किसी आंटी ने दरवाज़ा खोल दिया तो क्या होगा? यश का अब उसके ऑफिस में आए दिन मजाक बनाया जा रहा था। वहीं घर पर यह बात पहुंचने से उसकी भाभी और भाई भी उसकी टांग खींचने लगे थे। देवर जी, आपकी जैसी किस्मत तो किसी की नहीं हो सकती। मुझे तो शादी के बाद भी लौकी तोरी टिंडा यही खाने को मिलता है, पर तुझे तो पालक पनीर, वो भी शादी से पहले। देवर जी, जरा संभल कर चलिएगा। ऐसा ना हो कि पालक पनीर शादी से पहले मिल रहा हो और शादी के बाद सिर्फ पालक मिले। अरे प्रीति, तब तक तो हमारे छोटे भाई का पेट भर चुका होगा। ये बात भी सही है। कितने दिनों से ये लड़की पनीर की डिश बनाकर भेज रही है। ऑफिस और घर के माहौल से यश बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। यश अब पालक पनीर के नाम से भी चिढ़ने लगा था। उसे कोई भी पनीर की डिश पसंद नहीं आती थी। बेटा, रोज तो खाना खा कर नहीं जाता। देख, आज तेरी भाभी ने तेरे लिए पालक पनीर बनाया है। माँ, या तो तुम खा लो उस पालक पनीर को या भाभी से कह देना वो खुद खा ले। यश, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? तुम में जरा भी तमीज नहीं बची क्या? मुझ में कुछ नहीं बचा, और जो बचा है ना वो आप लोगों से झेला नहीं जाएगा। देवर जी, आपको पनीर इतना पसंद है, इस वजह से ही मैंने आपके लिए पनीर बनाया। मुझे कुछ पसंद नहीं है, इसलिए मेरे लिए कुछ भी बनाना बंद कर दीजिए, और बेहतर होगा कि मुझसे कोई कुछ ना बोले।
यश का ऐसा व्यवहार देखकर उसके घर वाले टेंशन में आ जाते हैं। सुनिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें यश की शादी करा देनी चाहिए। सही कहती हो काजल, शायद शादी के बाद यश उस लड़की को भूल जाए। मम्मी जी, ये फैसला लेने से पहले एक बार आप देवर जी से बात ज़रूर कर लीजिएगा। अरे उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो इस कदर चिड़चिड़ा हो गया है कि शादी के नाम से भी दूर भागेगा। मम्मी जी, अगर उन्हें पता चल गया तो वो घर में हंगामा मचा देंगे। बहू वो गुस्से वाला ज़रूर है, पर ऐसा भी नहीं कि घर में किसी भी तरह का बवाल खड़ा कर दे। पापा जी, आप लोग अपनी जगह सही है, पर उनकी ज़िंदगी का कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार उनसे प्यार से ही बात तो कर लीजिए। देख बहू, मैं नहीं चाहती कि यश अपनी ज़िंदगी एक ऐसी अनजान लड़की के लिए ख़राब करे जिससे ना वो कभी मिला, ना कभी उसने उसको देखा, और यहाँ तक कि वो उसका नाम भी नहीं जानता। प्रीति माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। यश का मूड तो हम सबको दिख ही रहा है। उसकी शादी करने में ही अब उसकी भलाई है। मैं नहीं चाहती कि देवर जी की लाइफ किसी लड़की की वजह से खराब हो जाए। सुनिए, क्या आपके पास यश के लायक कोई लड़की का रिश्ता आया है? हाँ काजल, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास कुछ लड़कियों के रिश्ते आए थे। एक लड़की थी सोनम, जो मुझे पसंद भी आ गई थी। पापा, आपके पास उसकी कोई फ़ोटो है? ये देखो, तुम लोग देखकर पसंद कर लो, तो इसी लड़की से हम यश का रिश्ता तय कर देंगे। लड़की तो बहुत सुंदर है, आप उनसे बात करना शुरू कर दीजिए। हमें जल्द से जल्द यश की शादी करानी होगी। यश को उसकी शादी की बात पता चलती है, जिसे सुनकर वो और भी गुस्सा हो जाता है। आप लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे बेटा, हम तेरा भला चाहते हैं, कब तक उस लड़की की याद में अपनी ज़िंदगी खराब करेगा? तो आप लोग क्या चाहते हैं कि शादी करके उस लड़की की ज़िंदगी खराब कर दो जो इस घर में आएगी? देवर जी, मैं मानती हूँ आपको उस लड़की से बहुत प्यार हो गया था, पर वो लड़की आपको मिली तो नहीं। यश, तुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लड़की भी थी या फिर उसके पीछे अपनी ज़िंदगी क्यों खराब करना चाहता है। भाई, आपको भी नहीं पता कि वो कोई लड़का था या लड़की। मैं इसी भरोसे पे जी लूँगा कि कोई लड़की है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे बेटा, कहना आसान होता है पर करना मुश्किल। तेरी लाइफ 1-2 साल की नहीं, बहुत बड़ी है। देवर जी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। इतनी बड़ी लाइफ अकेले काटना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों को लगता होगा कि मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ उसकी यादें हैं, वो पालक पनीर का स्वाद है, मेरा टिफिन का प्यार है। बेटा, इन लोगों की तरह तुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं समझा पाऊंगा, पर एक इंसान की वजह से शादी ना करके तो 4-4 लोगों का दिल दुखाएगा। यश अपने पापा की बात सुनकर शादी के लिए हाँ कह देता है। काजल और प्रीति मिलकर यश की शादी सोनम नाम की लड़की से करा देते हैं। सोनम, हमारी शादी को कितने दिन हो गए? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने हाथ से कुछ अच्छा बनाकर खिलाओ। आप मुझे बता दीजिए, आपको जो भी पसंद होगा मैं वो बना दूंगी। सोनम, तुम्हें जो भी सबसे अच्छा बनाना आता है तुम वो बना दो, मैं खा लूँगा। सोनम अपने मन से पालक पनीर बना देती है, पर यश तो पालक पनीर देखते ही भड़क जाता है। ये सब किसकी हरकत है? देवर जी, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ऐसा भी क्या हो गया? आप सबको पता है ना, मुझे पालक पनीर पसंद नहीं है, तो ये पालक पनीर सोनम ने कैसे बनाया? आपने तो सोनम से सिर्फ ये कहा था ना कि कुछ भी बना दो जो तुम्हें सबसे अच्छा बनाना आता हो। हम लोगों ने उसे कुछ भी नहीं बताया है। आप लोगों को इतनी पुरानी बात का मजाक बनाना अच्छा लगता है क्या? अरे तुझे नहीं खाना तो मत खा, पर यहाँ ड्रामा मत कर। जा जाके अपने कमरे में बैठ जा। यश बिना खाना खाए अपने रूम में चला जाता है। घर के बाकी लोग खाना खाकर सोनम के बनाए पालक पनीर की बहुत तारीफ करते हैं। सारा दिन गुस्से में कुछ नहीं खाया, इतनी भूख लगी है, और फ्रिज में बस पालक पनीर रखा है। बस रात में कोई देख तो नहीं रहा, यही खा लेता हूँ। पालक पनीर खाती ही उसे ऑफिस के टिफिन की याद आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जो उसे ऑफिस में टिफिन भेजा करती थी। सोनम, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सच सच बताओगी? हाँ, पूछिए ना। क्या तुम वही लड़की हो जो मुझे मेरे ऑफिस में टिफिन भेजा करती थी? जी, मैं वही लड़की हूँ जो आपके ऑफिस में आपको पालक पनीर बनाकर भेजती थी। तो तुमने कभी अपना नाम क्यों नहीं लिखा उस पर, और शादी के बाद भी मुझसे ये बात क्यों छुपाई? सोनम अपनी पुरानी बात बताती है। ये उस वक्त की बात है जब उसके मामा उसके लिए रिश्ता लेकर आए थे। सोनम, मैंने तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, बहुत अच्छे परिवार से है बेटा।
मामा, क्या आप उसकी कोई फ़ोटो लेकर आए हैं? ये लड़का एमएनसी कंपनी में जॉब करता है। मामा, और कुछ पता है क्या आपको इसके बारे में? इसका नाम यश है। इसके परिवार में इसके माता पिता, एक बड़ा भाई और भाभी रहते हैं। मामा, आप मुझे उसके ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं? अरे बेटा, तुझे अगर उससे मुलाकात करनी है तो मुझे बता दे, मैं मिलवा दूंगा। मामा, शादी दो दिलों का मेल होता है। मैं किसी अनजान इंसान से एक मुलाकात करने के बाद शादी कैसे कर सकती हूँ? बेटा, तेरी बात तो ठीक है, पर तू ऑफिस के अंदर तो नहीं जा सकती। उसके बारे में पता कैसे लगाएगी? मामा, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे ये लड़का तो बहुत अच्छा लगा, पर मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानना चाहती हूँ। मेरे पास इस लड़की के घर का एड्रेस भी है। तुम किसी बहाने उसके घर जाना चाहो तो जा सकती हो। मामा, एक छोटी सी दिक्कत है। मेरे मम्मी पापा को कौन देखेगा? अपनी बहन और जीजा जी से तो मैं ही बात कर लूँगा। मामा के होते हुए तू फिक्र मत कर। मुझे बस इतना बता दे, तुझे कितना वक्त चाहिए? मामा, मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए। मैं आपको 1 महीने के बाद हाँ या ना में जवाब दे दूंगी। इन बातों के बाद सोनम यश को पालक पनीर का भी सच बताती है। शादी से कुछ वक्त पहले एक रोज़ मैं आपके घर के बाहर आई थी। अच्छा, तो तुम घर के अंदर क्यों नहीं आई? उस वक्त आप बहुत गुस्से में थे। उसी दिन मुझे पता चला कि आपको ये तोरी, टिंडा, करेला, घिया बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझे पालक पनीर बहुत पसंद है? मैंने एक दिन आपकी भाभी से मुलाकात की थी और बातों ही बातों में उनसे आपके बारे में भी पूछ लिया था। अरे, पर तुमने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? मुझे आपसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। मुझे लगा अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप मुझसे दूर भागेंगे, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। सोनम, जिस दिन तुमने टिफ़िन भेजा था ना, उसके 2 दिन बाद मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था। अगर आपको मुझसे प्यार हुआ था तो आपने इस शादी के लिए हाँ क्यों करी? सोनम, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करी, पर जब तुम मुझे मिले नहीं तो मैं बहुत चिड़चिड़ा और रूड हो गया था। आप इस शादी के लिए मना भी तो कर सकते थे। मैं तो शादी के खिलाफ ही था, लेकिन मेरे नेचर की वजह से घर के सभी लोग परेशान थे। इसीलिए वो मेरी शादी करवाना चाहते थे, ताकि मैं शादी के बाद उस लड़की को भूल जाऊं जो मुझे पालक पनीर खिलाया करती थी। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इस कदर प्यार करने लगे हैं। मुझे ये पता होता तो मैं उस वक्त ही आपको सारा सच बता देती। सॉरी सोनम, मैंने अपनी पूरी कोशिश तो की थी तुम्हें ढूंढने की, पर फिर भी तुम्हें ढूंढ नहीं सका। यश और सोनम को एक दूसरे से बात करने के बाद इस बात की बेहद खुशी होती है कि उन्हें उनका पसंद किया हुआ ही लाइफ पार्टनर मिलता है। शादी वैसे ही पचड़े वाला काम होता है, लेकिन क्या हो जब शादी आसपास की रिश्तेदारी में ही हो जाए। अरे बहुत अच्छी है वो, मेरी सगी मौसी की ननद की बेटी का लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा। अरे बुआ को तो तू बचपन से ही देख रही है। सिम्मी की माँ उसे शादी के लिए मना रही होती है, लेकिन वो डर के मारे शादी नहीं करना चाहती। अब डर किसका? माँ, जानती हो ना पड़ोस वाली चाची की बेटी के साथ क्या हुआ? कैसे ससुराल वाले थे, उन लोग दहेज के लिए कितना परेशान करते थे। वापस आ गई ना और शादीशुदा का थप्पा भी लग गया। अरे तो परेशान रहेगी क्या वो सारी जिंदगी? कोई और लड़का मिल जाएगा, कौन सा दाग लग गया है? और तेरे साथ क्यों होगा भाई? तेरे लिए इसीलिए तो रिश्तेदारी में लड़का देखा है, सब जाना पहचाना है, किसी की हिम्मत भी नहीं होगी तुझे परेशान करने की, समझी? और आखिर सिम्मी मान जाती है शादी के लिए, क्योंकि शादी तो करनी है। अच्छा है कि किसी जान पहचान में ही कर ले। तो हो जाती है सिम्मी की शादी। लेकिन शादी के बाद, हेलो माँ, वो मेरी दादी सास को जानती हो ना? अरे हाँ, वो सरला बहन जी ना, क्यों, क्या हो गया? अरे माँ, वो आ रही है लंदन से, तो मेरी सास ने कहा कि पापा को बोल दे उन्हें ले आए एयरपोर्ट से, और वहीं अपने घर में 2 दिन रख लेना। वो क्या है ना, मेरी सास का व्रत चल रहा है, वो सेवा नहीं कर पाएगी, और फिर वो आपकी भी तो रिश्तेदारी में है ना। तो अरे हाँ, लेकिन पापा तो 2 दिनों के लिए। तभी पीछे से सिम्मी की सास की आवाज आती है। क्या हुआ सिम्मी, बात हो गई क्या माँ से तेरी? ठीक है, मैं पापा को बोल देती हूँ। सिम्मी के पिता उसकी दादी सास को लेकर घर जाते हैं और फिर 2 दिनों के बाद, पापा वो क्या है ना, मेरे ससुर जी को तो जाना पड़ गया कहीं, तो वो कह रही थी कि दादी सास को आप ही घर छोड़ दो।
आपकी भी कुछ लगती है ना वो शायद। लो और कर लो रिश्तेदारी में शादी। इधर सिम्मी की माँ। अरे सुनते हो जी, कृष्णा बहन जी की बेटी की शादी है, क्या देना है उन लोगों को? अरे दे देंगे कुछ, इतना क्या सोचना है इसके लिए। वैसे भी इस महीने काफी खर्चा हो गया है। हाँ ये तो है, लेकिन क्या करें, सिम्मी के घर से भी उनका रिश्ता है, उसके ससुराल वाले भी तो देखेंगे कि क्या दिया हम लोगों ने। अरे हाँ ये भी तो है, क्या करे। करे क्या? अरे लड़की को तो जाएगा, वो तो जाएगा, सिम्मी के ससुराल भी पूरा सामान जाएगा। अरे पर क्या है, सिम्मी के घर भी पिछले महीने तो सारा सामान गया था, फिर से। अरे रिश्तेदारी में शादी की है बेटी की, अच्छा थोड़ी ना लगता है एक परिवार में सामान जा रहा है और अपनी बेटी के घर खाली हाथ। अरे रिश्तेदारी में शादी की थी ताकि बेटी को कोई परेशानी ना हो। भगवान की दया से वो तो खुश है, लेकिन मेरी जेब पर तो आए दिन डाका पड़ता रहता है। अरे कोई बात नहीं, जो है सब बेटी का ही तो है। हाँ माना उसी का है, लेकिन हर समय रिश्तेदारी में शादी जो की थी तो लो मजे। अगले रोज सुबह सुबह। ए जी उठिए, जल्दी उठिए, वो पड़ोसी है ना कांता जी, वो आई है। तो पड़ोसन के आने पर भी मैं ही आ जाऊं क्या? अरे सिम्मी की दूर की बुआ लगती है वो, अच्छा लगता है क्या बेटी के ससुराल से कोई भी आए और आप सोते रहे? हमारी पड़ोसन सिम्मी की दूर की बुआई, ये कैसे हुआ? मतलब कब, कैसे? अरे मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला है, दोनों बात कर रहे थे कि सिम्मी की मौसी आ जाती है। अरे साली साहिबा कैसे आना हुआ? हम तो दर्शन के लिए ही तरस गए आपके। वाह, शुरू हो गया जीजा साली का मजाक। लीना कैसी हो, सब ठीक? सब ठीक दीदी, बस राधा बड़ी हो गई है, उसके लिए रिश्ता देख रही हूँ। एक लड़का ख्याल में आया तो सोचा आप लोगों से मिल लो। हाँ तो बोलना कहाँ चलना है, मैं और तेरे जीजा जी तैयार है तेरे साथ चलने के लिए, बता दे कहाँ जाना है। दीदी सिम्मी के देवर से मेरी राधा की बात चलाओ ना। अरे क्यों नहीं लीना, क्यों नहीं, रिश्तेदारी में शादी होगी तो बेटियां सुरक्षित रहेगी क्या? अरे नहीं नहीं लीना, मेरी सलाह मान, दो बहनों को एक घर में न्याय पाओ। अरे बहुत मुश्किल होगी, दोनों बहनों की एक घर में शादी नहीं होनी चाहिए। हम तो परेशान हो ही रहे, आए दिन लोगों का आना जाना लेन देन, मैं तो परेशान ही हो गया हूँ। वाह जीजा जी बहुत अच्छे, खुद की बेटी को तो बड़े घर ब्याह दिया और मेरी बेटी की शादी में सलाह देने लगे। अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी। दोनों बहनें सिम्मी के घर जाती है, जहाँ सिम्मी की सास मौसी को देखकर खड़ी हो जाती है। अरे आज दोनों बहनें साथ में, क्या बात है? अरे लीना बोल रही थी क्यों ना राधा की शादी सिम्मी के देवर से कर दे, तो सोचा आपसे बात करने लगे हाथ। तभी वहाँ सिम्मी आ जाती है। अरे वाह, हाँ ये रिश्ता तो खूब जमेगा, क्यों मम्मी जी? हाँ राधा संस्कारी और अच्छी है, वैसे भी दोनों बहनें साथ रहेंगी तो मन भी लगा रहेगा। कोई नहीं आई तो पता नहीं देवरानी जेठानी में पटे कि ना पटे। बस फिर क्या था, हो जाती है राधा की शादी सिम्मी के देवर से। अब दोनों बहनें बन जाती हैं देवरानी जेठानी। फिर कुछ समय बाद सिम्मी अपनी माँ के घर आती है। अरे वाह सिम्मी, बड़े दिन बाद आई, लग रहा है राधा और तू मायके को ही भूल गए हैं। ऐसे राधा के आने के बाद से तेरा तो और मन लग रहा होगा, है ना? सिम्मी तो जैसे इसी सवाल का इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, राधा नहीं, वो तो कपिल शर्मा है ना, जो मन लगे रहे सबका। अरे माँ वो तो बहुत तेज निकली, उसके साथ रह रही हूँ तो पता चल रहा है। क्या बात करिए बेटा, राधा और तेरी तो बहुत बनती थी, बहने हो बेटा तुम दोनों, मौसी की बेटी है तेरी। लेकिन माँ वो भी तो माने, वो तो रोज मौसी को फोन पर न जाने क्या क्या कहती है। पता है माँ, मौसी ने मुझसे अच्छे से बात करना भी बंद कर दिया है। तभी पिता आ जाते हैं। और करवाओ रिश्तेदारी में शादी, मैं ना कहता था परेशानी होगी। अब लो, बहनों का प्यार भी खत्म हो गया। अरे ये तो लीना को समझना चाहिए ना, कैसे हम लोगों के घर आई थी कि राधा की शादी सिम्मी के घर करवा दो। अरे वो तो मैं ही थी जो उसे लेकर गई थी, आज मेरी बेटी से ही रूखा व्यवहार कर रही है। माँ राधा तो सारा दिन सोती रहती है, कोई आए जाए कोई भी काम हो सब मेरे सर डाल देती है, खुद कोई काम नहीं करती।
वो तो होना ही था। अरे चुप रहिए जी आप तो। हमने तो भोले मन से रिश्तेदारी में शादी की थी। कोई शिकायत हो मेरी बेटी की तो मैं अभी जाकर बात करती हूँ ना सिम्मी की सास से। कोई फायदा नहीं है माँ, वो तो साफ कह देंगी, बहन जी आप ही तो लेकर आई थी रिश्ता, फिर हाँ क्या करोगे? अरे राधा ने तो देवर जी को भी पल्लू से बांध लिया, उसी का नाम लेते रहते हैं हर समय। खैर, सिम्मी माँ के घर रहकर वापस जाने के लिए तैयार होती है कि उसकी सास का फोन आता है। सिम्मी बेटा, वो तो माँ के घर है ना, तो उनको न्योता दे देना कि कल हम लोगों के घर पूजा है तो वो भी आ जाए, और राधा की माँ को भी बोल देना। माँ जी, मौसी को तो आप ही बोल दे, पता नहीं माँ के कहने पर वो आए कि नहीं। वैसे भी हम लोगों के घर पूजा है तो आप ही उन्हें फोन कीजिए ना। अच्छा मैं अब घर के लिए निकल रही हूँ। सिम्मी माँ को ससुराल आने का न्योता देकर चली जाती है। अगले रोज सिम्मी की माँ और राधा की माँ यानी कि दोनों बहनें बेटियों के ससुराल जाती तो है, लेकिन अलग अलग। बेटी के ससुराल आई हो, वो भी खाली हाथ। देखो मैंने कितना कुछ खरीदा है राधा के लिए। देखो तुम राधा को समझा लो, सिम्मी की काम में मदद किया करे। वैसे तो कामचोर तुम भी थी, वैसा ही बेटी को भी बना दिया है। सिम्मी को भी तो बोलो बहन है, बहन बनकर रहे। ज्यादा जिठानी बनने की कोशिश करेगी तो राधा को भी सीधा करना आता है। बस राधा की माँ ने ये क्या कहा, सिम्मी की माँ भी लड़ने को तैयार हो जाती है और फिर दोनों जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लड़ने लगती है। वो भूल जाती है कि वो दोनों ही अपनी बेटियों के ससुराल में खड़ी है। तभी सिम्मी और राधा की सास आ जाती है। अरे अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? अरे बहन जी, मैंने तो गलती ही कर दी जो राधा के लिए सिम्मी का घर चुना। सिम्मी बड़ी है लेकिन बड़ी की कोई क्वालिटी नहीं है, पूरी माँ पर गई है। फिर क्या, फिर से दोनों लड़ने लगती हैं। हे भगवान, कहीं भी बेटियों की शादी करो लेकिन रिश्तेदारी में ना बाबा ना। रिश्तेदारी में शादी करके तो मैं पछता रही हूँ। दोनों बहनें लड़ रही थी और बेचारी सास खड़े होकर सोच रही थी कि गलती इन्होंने की या उसने की। दो रिश्तेदारी की बहनों को अपने बेटों से ब्याह दिया। भाई आपको क्या लगता है, रिश्तेदारी में शादी सही है क्या? रूपा और शेखर सरिता विहार में रहते हैं। वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश होते हैं। दोनों का शौर्य नाम का एक बेटा भी होता है, जिस पर दोनों ही अपनी जान छिड़कते हैं। शेखर, अब तो आप शौर्य को अपनी गोद से नीचे उतार दीजिए, उसके सोने का टाइम हो रहा है। नहीं रूपा, इसे मेरे पास ही रहने दो प्लीज। मैं थोड़ी देर में इसे बिस्तर में सुला दूंगा। लेकिन कल सुबह आपकी ऑफिस में मीटिंग भी तो है ना, और इसके लिए आपको कल जल्दी भी तो निकलना होगा। जाइए, आप भी जाकर सो जाइए। क्या यार, अभी तो मेरी गोद में आया था मेरा बेटा और तुम उसे लेकर जा रही हो। बाद में कर लेना अपने बेटे से प्यार, अभी जाकर सो जाइए। रूपा शेखर से शौर्य को ले रही होती है कि तभी शौर्य रोने लगता है। शौर्य को रोता देखकर रूपा उसे फिर से शेखर को थमा देती है। आपका बेटा ना एक नंबर का नौटंकी है, बिल्कुल आप पर गया है वो। साफ बोलो ना, तुम्हें जलन होती है हम दोनों बाप बेटे का प्यार देखकर। पहले बड़ा तो होने दो तुम शौर्य को, फिर देखना वो सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करेगा। देखते हैं। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और एक दिन कैंसर की बीमारी के चलते रूपा की मौत हो जाती है। अब शौर्य 3 साल का हो चुका होता है, जिसके कारण उसकी दादी शेखर पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगती है। शेखर, शौर्य अभी बहुत छोटा है और उसे इस समय एक माँ के प्यार की बहुत जरूरत है। माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। क्या पता जो दूसरी औरत आएगी वो मेरे बेटे को एक माँ का प्यार दे या ना दे। तो रूपा की छोटी बहन वैशाली से ही शादी क्यों नहीं कर लेता? वो तो शौर्य को एक माँ का प्यार पूरा दे सकती है ना। मैंने कहा ना माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, और अपनी ही पत्नी के बहन से तो हरगिज नहीं। ऊपर से अगर रूपा देख रही होगी तो वो क्या सोचेगी? अपने लिए ना सही, लेकिन तुझे शौर्य के लिए तो शादी करनी ही पड़ेगी ना बेटा।
शेखर कुछ कहता उससे पहले ही अंजुमन उसे रूपा की कसम दे देती है, जिसके आगे मजबूर होकर शेखर शादी के लिए हामी भर देता है। देखो वैशाली, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने बच्चे के लिए की है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे एक माँ का भरपूर प्यार दो। शौर्य, आपके साथ साथ मेरा भी कुछ लगता है। अगर आप मुझसे शादी नहीं भी करते तब भी मेरा प्यार शौर्य के लिए कभी कम या ज्यादा नहीं होता। शादी के कुछ दिनों बाद ही शेखर की माँ की भी मौत हो जाती है। वैशाली शौर्य को एक माँ से भी बढ़कर प्यार देती है। शौर्य को लेकर वैशाली का यूं निस्वार्थ प्यार देखकर शेखर को भी उससे प्यार हो जाता है और कुछ सालों बाद शेखर और वैशाली का भी लड़का हो जाता है। लेकिन इसके बाद वैशाली का शौर्य को लेकर बर्ताव बदलने लगता है। वैशाली, मैं देख रहा हूँ तुम आजकल शौर्य का जरा भी ध्यान नहीं रख रही हो। मुझे पता नहीं था कि आदित्य के होने के बाद तुम इतना बदल जाओगी। आदित्य मेरा अपना सगा खून है और शौर्य दीदी का, फिर मैं दोनों में अंतर कैसे नहीं करूं? माँ भले ही दोनों के अलग अलग है, लेकिन पिता तो एक है ना। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी तो मैं कभी तुमसे शादी ही नहीं करता। हाँ, तो किसने कहा था आपसे मुझसे शादी करने के लिए? मैं थोड़ी ना आई थी आपके पास, आपकी माँ ही आई थी मेरे घर आपका रिश्ता लेकर। वैशाली, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से में शेखर अपना पैर पटकता हुआ शौर्य को वहां से लेकर चला जाता है। पापा, मम्मा मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ इसलिए मुझसे प्यार नहीं करती? मम्मा नहीं करती तो क्या हुआ बेटा, पापा तो करते हैं ना आपसे प्यार। कुछ दिनों के बाद, आज तुझे खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, चल चुपचाप से अपने रूम में जाकर सो जा। माँ, आप भाई को खाना क्यों नहीं दे रही हो? बेटा तू आराम से खाना खा, इस नालायक की चिंता मत कर। एक दिन खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा ये। अगर भैया नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तू अपने भाई का भक्त क्यों बन रहा है? ये तेरा सौतेला भाई है, सगा नहीं जो तू लक्ष्मण बन रहा है। माँ, आपको इतना भी नहीं मालूम? श्री राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं थे। श्री राम माता कौशल्या और लक्ष्मण माता सुमित्रा की कोख से जन्मे थे। दोनों की सिर्फ पिता एक थे लेकिन माँ अलग थी। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ये सतयुग और त्रेता युग नहीं है, समझे? आया बड़ा भाई का चमचा। इतना कहकर वैशाली वहां से चली जाती है, जिसके कुछ टाइम बाद शेखर वहां आता है और आदित्य उसे सारी बात बताता है। मुझे माफ कर दो शौर्य, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझे दूसरी शादी का फैसला करना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं दूसरी शादी नहीं करता तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना होती। नहीं पापा, अगर आप शादी नहीं करते तो मुझे आदित्य जैसा छोटा भाई कभी नहीं मिलता। थैंक यू मुझे इतना अच्छा भाई देने के लिए। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना, फिर कोई भी तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो, मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिला कर लाता हूँ, बहुत भूख लग रही है ना। शेखर शौर्य और आदित्य को आइसक्रीम दिलाने लेकर जाता है। वो दोनों को पार्क में खड़ा करके आइसक्रीम लेने जा ही रहा होता है, तभी तेज रफ्तार से आती हुई एक गाड़ी उसे कुचल देती है और उसी पल शेखर की मौत हो जाती है, जिसके बाद शौर्य की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। सुन रे चिरकुट, इस घर के किसी भी सामान को मेरी मर्जी के बगैर हाथ मत लगाना। इन सब पर अब तेरा कोई हक नहीं है, समझा? ठीक है माँ, मैं आपकी इजाजत के बगैर किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। चल जाकर अब पूरे घर की सफाई कर। महज 7 साल का शौर्य वैशाली के कहने पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरे घर की सफाई करने लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन मासी से माँ बनी वैशाली को उस मासूम से बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आता। क्यों शौर्य, ये घर में इतनी गंदगी कैसे हो रही है? ढंग से सफाई नहीं की है क्या तूने? माँ, मैंने तो अच्छे से सफाई की थी, लेकिन आदित्य बार बार इधर उधर चलकर गंदा कर देता है। अच्छा, खुद से एक काम ढंग से नहीं होता
और अपनी गलतियों का जिम्मेदार मेरे बेटे को ठहराता है। इतना कहकर वैशाली बांस का डंडा उठाकर शौर्य को जोर जोर से मारने लगती है। तभी वहां वैशाली के मायके वाले भी आ जाते हैं और उसकी सारी करतूतें देख लेते हैं। माँ मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुझे भी आदित्य के जितना प्यार करोगी? बोलिए ना माँ, मेरे क्या करने से आपके अंदर मेरे लिए ममता जागेगी? वैशाली शौर्य की एक नहीं सुनती, उसके ऊपर डंडे बरसाती जाती है। हद पार होते देख वैशाली की माँ उसका हाथ पकड़ती है और जोर से उसे थप्पड़ मारती है। यही सब करने के लिए तूने दामाद जी से शादी की थी? हमने सपने में भी तुझसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की थी। तू माँ नहीं, माँ के नाम पर एक धब्बा है। बस कीजिए माँ। आदित्य की इस दुनिया में आने से पहले मैंने इसे बहुत प्यार किया था, लेकिन अब जब मेरी खुद की औलाद है तो मैं किसी और के बच्चे से प्यार क्यों करूं? अरे नालायक औरत, जिसे तू किसी और का बच्चा कह रही है वो तेरी खुद की सगी बहन का बच्चा है। बहन है तो क्या हुआ? मेरे अपने बच्चे से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना ये कभी। अगर यही बात थी तो तू हमें पहले बता देती, हम शौर्य को अपने साथ ले जाते। उसे इस तरह प्रताड़ित करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको लेकर जाना है ना तो ले जाइए इसे, मैं नहीं रोकूंगी। नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं तेरी कोई माँ बाबा नहीं हूँ, तेरी माँ मर चुकी है, समझा? अब निकल जा मेरे घर से। माँ आप बहुत गंदी हो, मुझे भी नहीं रहना आपके साथ, मैं भी भाई के साथ ही जाऊंगा। अरे तू क्यों जाएगा? तू तो मेरा सगा बेटा है, जाने दी से। हम यहाँ ऐश से रहेंगे। तुम्हारे पापा बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़ गए हैं तुम्हारे लिए। नहीं माँ, मुझे भाई के साथ जाना है। आप अच्छी नहीं हो, आप बहुत बुरी हो, आप भाई को बहुत परेशान करती हो। देख वैशाली, तुझसे ज्यादा समझ तो इस मासूम बच्चे में है। ये तेरे बुरे कर्मों का ही नतीजा है जो आज तेरी सगी औलाद खुद से तुझे ठुकरा रही है। आदित्य, तुझे इस शौर्य ने भड़काया है ना मेरे खिलाफ? नहीं माँ, मुझे किसी ने भड़काया नहीं, पर मैं सब देखता हूँ, सब समझता हूँ। भाई बहुत अच्छा है, वो आपके जैसा नहीं है। चलिए नानी। इतना कहकर वैशाली के मायके वाले आदित्य और शौर्य को अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह वैशाली बड़े से घर में अकेली पड़ जाती है। दो दो बेटों के होते हुए भी आज उसे माँ कहकर बुलाने वाला कोई नहीं होता।